नमस्कार, मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र चौहान। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले सप्ताह भारत जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़कर दुनिया का नंबर 1 देश बन गया। यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड यानी यूएनएफपीए के ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन की जनसंख्या 142 करोड़ 57 लाख है, जबकि भारत की जनसंख्या 142 करोड़ 86 लाख हो गई है। जनसंख्या की ये ताज़ा रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र की संस्था के अंतर्गत आने वाली एजेंसी ने जारी की है, जबकि भारत में 2011 से अभी तक जनगणना नहीं हुई है। इसलिए ये आंकड़े भारत की कितनी वास्तविक छवि प्रस्तुत करते हैं, इस पर सवाल हो सकता है। हालांकि बढ़ती जनसंख्या नीति निर्धारकों के लिए चिंता का विषय रहा है। भारत की बढ़ी आबादी युवाओं के लिए इसका फायदा भी है। कुछ समय पहले तक चीन में बड़ी आबादी बुजुर्गों की थी, लेकिन ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक चीन में कार्यबल आबादी बढ़ी है, यानी ऐसी उम्र के लोग जिन्हें काम के लिए नियोजित किया जा सके। देश में कई बार जनसंख्या नियंत्रण के लिए नीतियां बनाई गई हैं, लेकिन इसमें वृद्धि लगातार जारी है। आज देश में युवाओं की आबादी भले ही ज़्यादा है, लेकिन कुछ साल बाद यही संख्या बुजुर्गों की होगी और तब इसे उपयुक्त नीति के बिना बोझ माना जाएगा। यूएनएफपीए की रिपोर्ट में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में कुल प्रजनन दर घटी है और विश्व की औसत से घटकर 2.3 के मुकाबले 2 पर पहुंच गई है। इसके बावजूद जनसंख्या कैसे बढ़ रही है, इस पर कारगर उपाय क्या हो सकते हैं, आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं जनसंख्या नियंत्रण पर बरसों से काम कर रहे प्रसिद्ध डॉक्टर पद्मश्री इलियास अली, स्तंभकार अशोक राय और भाजपा प्रवक्ता प्रमोद स्वामी। आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर इलियास अली के पास जाएंगे और डॉक्टर इलियास अली से थोड़ा सा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो हमारे साथ टिप्पणीकार हैं अशोक राय। अशोक राय से ये जानना चाहेंगे, अशोक राय, जनसंख्या जो भारत की बढ़ी है, जो इस रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन को पछाड़कर हम नंबर 1 देश हो गए हैं, वो भी जनसंख्या के मामले में, आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या ये भारत के पक्ष में है या भारत के लिए नुकसानदायक है? देखिए, आबादी का बढ़ना ये हमारे देश के लिए सबसे बड़ा चुनौती रही है और ये गंभीर विषय रहा है और यह समस्या जो है वो सुरसा की तरह मुंह बाए जा रही है। और अभी जो हाल में आंकड़ा पेश किया है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, इसमें यह दिखाया गया है कि भारत ने चीन को पछाड़कर सर्वाधिक सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देश बन गया है। हालांकि इसमें कुछ भ्रम की स्थिति भी है। कुछ लोग कहते हैं कि अभी 2024 के जून महीने में यह आंकड़ा जो है वो पार होगा, चीन पीछे जाएगा, और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये संयुक्त राष्ट्र का आंकड़ा सही है। तो खैर, मैं आंकड़े पर कोई बहस नहीं करना चाहूँगा। निहितार्थ क्या है कि कुछ लोग इससे खुश हैं और कुछ लोग जो है उनकी चिंताएँ जो है वो बढ़ी है। तो इसमें जो है कुछ लोग इसको वरदान मान रहे हैं और कुछ लोग इसको अभिशाप मान रहे हैं। परंतु मेरा यह मानना है कि भारत जैसे विकासशील देश के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं होना यह एक दुर्भाग्य का विषय है, क्योंकि इसके प्रतिकूल असर न केवल शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, जल पे, जंगल पे, ज़मीन पे, जितना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब पर प्रतिकूल इस पर प्रभाव जो है वो पड़ेगा। और साथ ही जो सरकारी योजनाएं होती है, सरकारी योजनाएं भी पंगु हो जाती है, वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारे देश में जिस तरह के प्रयास होने चाहिए थे जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए, वो किसी भी राजनीतिक दल ने अपनी इच्छा शक्ति को यहाँ पे नहीं दर्शाया है। मैं इतिहास के थोड़ा सा पीछे जा कर के आपको बोलना चाहूँगा कि जब इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, उस समय इस मुद्दे को बड़ा ज़ोर शोर से उठाया गया था और लोगों को ट्रेन से, बस से खींच कर जबरन नसबंदी कराया गया था। तो अब कोई भी कारण रहा हो, कुछ लोग कहते हैं कि संजय गांधी की अति महत्वाकांक्षा थी, कुछ लोग कहते हैं कि विदेशी दबाव था। तो ये तरीका जो था बिल्कुल सही नहीं था, लोग इसे अच्छा नहीं मानते, परंतु उसके बाद राजनीतिक दबाव के कारण इसको रोक दिया गया। परंतु उसके बाद किसी राजनीतिक दल ने जो है वो अपनी इच्छा जाहिर नहीं की, केवल नारा दे दिए, हम दो हमारे दो, छोटा परिवार सुखी परिवार।
तो इससे जो है कुछ होने वाला नहीं है। और भी हाल ही में यूपी की सरकार ने जो है वहाँ एक कानून लाया है कि 2 से अगर अधिक बच्चे होंगे तो उनको आप इलेक्शन नहीं खेल सकते हैं, सरकारी सुविधाओं से उन्हें वंचित कर दिया जाएगा। तो केवल कड़े कानून बना देने से ही आप किसी भी समस्या पर समाधान नहीं पा सकते हैं। कोई भी कार्यक्रम हो उसे सफल करने के लिए जन भागीदारी का होना बहुत ज़रूरी है। और हम लोगों को बचपन से ही सिखाया जा रहा था, इससे हम लोग लिखते थे जनसंख्या विस्फोट, उसके बाद जनसंख्या वृद्धि के क्या क्या दुष्परिणाम होंगे। अभी ICSE बोर्ड में एक लेसन है भीड़ में खोया आदमी, पर्वतीय लीलाधर शर्मा का, बहुत अच्छा वो लेख है जिसको पढ़ने के बाद जो है वो हमारा तीसरा नेत्र खुल जाता है कि क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब देखिए, जहाँ तक जो है वो ज़मीन की बात है, ज़मीन तो आपका सीमित है, ज़मीन तो बढ़ा नहीं। अब परिवार बढ़ गया तो इससे क्या होगा, एक लिमिट ज़मीन जो है जिस पे आप खेती कर रहे थे उस पर फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग हो गया, डिवीजन ऑफ लैंड हो गया, तो इससे आपका जो पैदावार जो है वो घटेगा। अब वो घटेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि देयर विल बी लेस फूड एंड मोर माउथ, तो इसका प्रतिकूल असर पड़ना ही है। आप पर्यावरण पर देख लीजिए, पर्यावरण पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा। आज जंगल को काट काट के लोग घर बना रहे हैं, आज जंगली जानवरों को पनाह नहीं मिल रही। मजबूरी में क्या करते हैं कि वो ह्यूमन हैबिटेशन, मानव आबादी में घुस जाते हैं भोजन की तलाश में, वहाँ भी मारे जाते हैं। तो अनेक दुष्परिणाम जो है, और भारत जैसे जो है वो अभावग्रस्त देश के लिए जनसंख्या का इतना बड़ा होना, मैं सोचता हूँ ये खतरे से खाली नहीं है। अब ये समय आ गया है कि हमें युद्ध स्तर पर इसे रोकने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए कारगर कदम उठाने चाहिए। जी, अब हम जाएंगे पद्मश्री डॉक्टर इलियास अली के पास। पद्मश्री डॉक्टर इलियास अली हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं। डॉक्टर इलियास, आपसे हमारा पहले सवाल तो यही रहेगा कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो चीन की जनसंख्या से अधिक हो गई है। आप सबसे पहले इसे किस रूप में लेते हैं, क्योंकि कई सारे काम किए जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग इफ़ेक्टिव पॉपुलेशन पॉलिसी भी कई बार सामने आई है, लेकिन वो कितना इफ़ेक्टिव है ज़मीन पर ये दिखना है। आप इसे किस रूप में लेते हैं? क्या ये भारत के पक्ष में है या ये पूरी तरह से भारत के खिलाफ है, भारत के लिए नुकसानदायक है? देखिए, मैं आज ईयरली 15 to 16 ईयर्स पॉपुलेशन के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैंने पहले बोला था कि वो 1930 में 2030 में हम चाइना को पार करेंगे। इसके बाद मैं 2009 में बोला था ये अराउंड 2028 वी आर गोइंग टू क्रॉस माने चाइना। देन in 2012 I told the people that we are going to cross China by 2026. Now today 2023 we have crossed China in the month of April. I predicted that we are going to it is supposed to cross China in the day of Uruka. जब उरुका हुआ था उस दिन मैंने वो एक न्यूज़ भी दिया था कि उरुका में हम चाइना को क्रॉस कर रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा देर हो गया, हम अप्रैल में हम चाइना को क्रॉस कर लिया। ये रियली वेरी सैड न्यूज़ फॉर इंडिया। ये बहुत सैड न्यूज़ है क्योंकि हम इफ यू कंपेयर विद द लैंड एरिया ऑफ द चाइना, we have the land around 33 lakh square kilometer, whereas China having 96 square kilometer. And so it is very sad news for India that we have crossed China in regards to the population. So it is going to it is not going to help India, but it will cause more difficulty for the Indian people in India and for our Indian populations. जी, डॉक्टर इलियास, आप वर्षों से इस पर काम करते हैं, जागरूकता फैलाना हो, लोगों को बताना हो, या चाहे जो भी कारगर नीति हो वो सुझाना हो, लेकिन इस रिपोर्ट में एक बात ये भी कहा गया है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को ध्यान में रख के रिपोर्ट तैयार की गई है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि टोटल फर्टिलिटी रेट, जो पूरा जो प्रजनन दर है भारत की,
वो 2 पर आ गई है, यानी पहले से इम्प्रूव हुआ है। पहले 2.3 या उससे भी अगर हम कुछ साल पहले जाएं तो और ज़्यादा थी। तो एक तरफ तो प्रजनन दर में नियंत्रण हो रहा है और दूसरी तरफ हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, ये कैसे हो रहा है? जी देखिए, पॉपुलेशन यूजुअली अर्लियर वी आर रिगार्डेड पॉपुलेशन एज ह्यूमन रिसोर्स फॉर अस, लेकिन जैसे हम लोग देखा है पॉपुलेशन बढ़ने से हम ये ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स यू हैव टू ट्रेन देम, यू हैव टू एजुकेट देम और उन लोगों को काम में लगाना है। लेकिन हमारा इंडिया में क्या देखा है, we are having that we are lacking in the education, lacking in the technical education, lacking in the other field also, and our overall development is less. What we have seen, that is in China, I think China is nearly 10 years to 20 years ahead of India. So our populations is knowing, though population is the human resource, we can regard it as a resource for India, but this resource is not going to help India unless we educate them, unless they educate them technically, and if we cannot provide them job to work. इसलिए हम देखते हैं जो पॉपुलेशन बढ़ गया है, ये हमको इंडिया को हेल्प ज़्यादा हेल्प नहीं करेगा, बरং पॉपुलेशन बढ़ने के बाद हमारा बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये लैंड कमती हो जा रहा है, ये हेल्थ के लिए बड़े में बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, ये हो रहा है, और होगा। सिमिलरली एनवायरनमेंट वी हैव सीन द एनवायरनमेंट, इंडिया का एनवायरनमेंट डे टू डे खराब हो रहा है। पर्टिकुलरली इफ यू कंपेयर दिल्ली विद द अदर कंट्रीज ऑफ द इंडिया वर्ल्ड, फिर हम देखा है दिल्ली में जितना पोल्यूशन है, इवन इन गुवाहाटी में पोल्यूशन जितना बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज पॉपुलेशन। सो दिस पॉपुलेशन ग्रोथ इज नॉट हेल्दी फॉर इंडिया। We have to restrict the population, we have to control the population, otherwise we will face lot of problem. जी, डॉक्टर इलियास की टिप्पणी के बाद लेना होगा एक ब्रेक। ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे आपके साथ। ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं भारत की बढ़ती आबादी पर, इसे किस तरह से नियंत्रित किया जाए और क्या बढ़ती हुई आबादी भारत के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं भाजपा के प्रवक्ता प्रमोद स्वामी जी। प्रमोद स्वामी जी, इससे पहले कि हम इस पर आपसे आगे का सवाल करें, सबसे पहले तो आपकी टिप्पणी इस पर चाहिए कि क्या भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के पक्ष में है या भारत के लिए हानिकारक है? देखिए, हम लोग करते थे तो उससे दिया जाता कि बढ़ती वरदान या अभिशाप, तो उसके ऊपर में अपने लोग लिखते थे। लेकिन बढ़ती जनसंख्या अगर युवाओं की उस शक्ति को अगर सकारात्मक उपयोग किया जाए तो वो देश के हित। लेकिन जिस तरह से जनसंख्या वो एक चिंता, और आज जो संयुक्त राष्ट्र ने उपलब्ध करवाए उसके हिसाब से जनसंख्या 42 और भारत की 86। तो आज हम लोग चाइना को भी, तो अगर जनसंख्या है जो नीति हैं लोगों के, उन नीतियों तक पहुंचाना हो जाता है। आज तरह बढ़ती संख्या है उस नियंत्रण करने के लिए, और ने भी पहले एक समय इंदिरा प्रयास किया, लेकिन उसको पाए कि प्रयास का जो तरीका
वो तरीका, लेकिन आज आसाम की जो सरकार डॉक्टर हेमंत के नेतृत्व में जो 2 चाइल्ड के आए हैं निरंतर के, इसमें निकाय है उसमें से के बच्चे वो चुनाव में कर सकते हैं। पार्टी म्युनिसिपल को चुनाव हुआ। आपकी आवाज पूरी तरह से हमारे पास नहीं आ रही है प्रमोद जी। हम कोशिश करेंगे आपसे फिर ये सवाल दोबारा कर लेने के लिए, क्योंकि दर्शक सुन नहीं पाए हैं ठीक से आपको। इस बीच हम डॉक्टर इलियास के पास जाएंगे एक बार। डॉक्टर इलियास, हम आगे बढ़ते हैं और हम कई बार ये जिक्र करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में आबादी जो है कम है, पॉपुलेशन कम है। कुछ राज्यों में जहाँ पर घुसपैठ हुई है वहाँ पर जनसंख्या बढ़ी है। फिर भी जो पूरे भारत के अगर हम कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कई राज्यों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा है और नॉर्थ ईस्ट में काफ़ी कम है। ऐसे राज्यों को देखते हुए जो पॉलिसी बनी है अलग अलग राज्यों में जो पॉपुलेशन को लेकर जो पॉलिसी बनी है, क्या वो ठीक है या एक सेंट्रल पॉलिसी होनी चाहिए सभी राज्यों के लिए, वो होनी चाहिए, या जो पॉपुलस हैं, जो राज्य ज़्यादा आबादी वाले हैं उनके लिए एक अलग तरह की पॉलिसी होनी चाहिए, जो कम आबादी हैं उनके लिए अलग पॉलिसी होनी चाहिए, या केंद्रीय पॉलिसी जो सेंट्रल पॉलिसी है वो ठीक रहेगी सभी के लिए? देखिए, असम के लिए हमारे एक पॉपुलेशन पॉलिसी है, राजस्थान का दूसरा है, मध्य प्रदेश का दूसरा है। यह पॉपुलेशन पैटर्न के माफी को पॉलिसी बना हुआ है। अपार्ट फ्रॉम हमारा सेंट्रल पॉपुलेशन पॉलिसी भी है। ठीक, लेकिन हम ये देखिए, ये सेंट्रल पॉपुलेशन पॉलिसी आप केरला में नहीं लागू कर सकते हैं, लेकिन केरला का आबादी बहुत कमती हुआ है। सिमिलरली इन मिजोरम देयर पॉपुलेशन ग्रोथ इज वेरी लेस, एंड इवन इन अरुणाचल ऑल्सो देयर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इज वेरी लेस। Similarly in Sikkim, population growth rate is very less. Assam में population, particularly among the immigrant Muslims, population growth is very slightly high. Rather, you can say high. For example, in what we did one population study in the month of October, November. What we have seen that this population growth rate among our Muslim population, particularly non-indigenous Muslim, that is around 2.4 to 2.6. So you cannot implement the central policy. Rather, we have our own population policy so that we can implement that population policy in area or in Assam. So I feel we should have a population policy of our own. There will be central population policy, but we should have our own population policy. जी, बहुत बढ़िया आपने बात कही है डॉक्टर इलियास। एक बार फिर हम जाना चाहते हैं प्रमोद स्वामी जी के पास। आप देखते हैं कि उनकी आवाज़ जो है वो ठीक से पहुंच रही कि नहीं। फिलहाल लगता है कि उनसे फिर संपर्क में थोड़ी सी खामी है। अशोक राय जी के पास चलते हैं। अशोक राय जी, आप इस बात पर क्या ख्याल रखते हैं कि जो राज्य जिनमें जनसंख्या कम है, पूरी तरह से नियंत्रित है या घट रही है, उनके लिए किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए? एक केंद्रीय पॉलिसी है सभी राज्यों के लिए, और जैसा डॉक्टर इलियास कह रहे हैं कि असम के लिए एक अलग पॉलिसी होनी चाहिए, इस पर आपकी क्या राय? देखिए, केंद्रीय नीति जो है वो सभी देश के सभी राज्यों के लिए समान नहीं हो सकती है, क्योंकि सभी राज्यों का जो है भौगोलिक परिवेश, फिर उन लोगों का पॉपुलेशन पैटर्न अलग अलग है। जहाँ तक बात नॉर्थ ईस्टर्न पूर्वोत्तर राज्य में कम पॉपुलेशन होने की बात है, तो यहाँ का जो है वो ज्योग्राफिकल फैक्टर जो है वो बहुत मायने रखता है। कोई भी आदमी नहीं चाहेगा कि हम पहाड़ी अंचल में रहे, यहाँ का जलवायु जो है वो प्रतिकूल हो। वहीं लोग जो है गंगा के तट पे ज़्यादा बसना चाहते हैं। इसका उदाहरण जो है यूपी है
असम में जो है वो दूसरे कारण से जो है वो बॉर्डर इलाका में जो है वो जनसंख्या विस्फोट कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और जो जनसंख्या बढ़ी है वो संतुलित रूप से नहीं बढ़ी है। डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अगर आप इंडिया के देखेंगे, जनसंख्या घनत्व, तो किसी राज्य का बहुत ज़्यादा है, किसी राज्य का बहुत कम है। अब आप एक मामूली सा उदाहरण देना चाहता हूँ, गांव का और शहर का आप उदाहरण दे लीजिए। गांव में जो है आपको युवा वर्ग मिलेंगे ही नहीं। कहते हैं कि हमारे देश में युवा वर्ग की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो वे लोग नौकरी की तलाश में जो है वो शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। गांव में जो बूढ़े बुजुर्ग या बीमार आदमी मिलेंगे, तो गांव में जो है वो संख्या बहुत कम होती जा रही है और शहरों की आबादी जो है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आप मामूली सा जो है ये हावड़ा स्टेशन पे चले जाइए, जब ट्रेन आती है तो अपने आप को आप नहीं पहचान पाएंगे। एकदम लगता है कि जैसे मेला लगा हुआ, लोग धक्कम धुक्कम करके जैसे तैसे जो है वो प्लेटफॉर्म के अंदर जाते और बाहर जाते। तो सभी राज्यों का कहने का तात्पर्य है कि सभी राज्यों का पॉपुलेशन पैटर्न जो है वो अलग अलग होना चाहिए। और जो उन्होंने कहा कि मुस्लिमों के बीच में जो आबादी बढ़ी है, यह मुख्यतः धर्मांधता के कारण। कुछ लोगों का ऐसा विचार है कि ये भगवान का दिया हुआ बच्चा है, इसे क्यों हम ये करें, भगवान मुंह दिए हैं तो उसे आहार भी देंगे। तो ये जो नीति जो है अब लोगों को बदलना होगा, क्योंकि आप कहते हैं ना कि हम ह्यूमन रिसोर्स, जो हम मानव संपदा गढ़ने जा रहे हैं, तो अगर एक बच्चा को आप उचित परिवेश नहीं दीजिएगा, उसको उचित शिक्षा नहीं दीजिएगा, तो फिर वो कैसे वो देश का भला नागरिक बनेगा? एक जिम्मेदार नागरिक बन ही नहीं सकता। जब जिम्मेदार नागरिक नहीं बनेगा तो फिर जो है आपके सर्वांगीण विकास पर जो है वो बाधा उत्पन्न होगी। जी, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और जागरूक करने की ज़रूरत है। फिलहाल यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद ये चर्चा जारी रहे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम एक बार फिर कोशिश करेंगे प्रमोद स्वामी जी के पास जाने के लिए। प्रमोद स्वामी जी, क्या हमारी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? अब मैं सुन पा रहा हूँ मेरी। जी जी, ठीक है, अब ठीक है, आपकी आवाज़ आ गई। चलिए, आपसे हमारा सवाल ये है प्रमोद स्वामी जी कि ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी हम देखते हैं असम में, कभी यूपी में, कभी मध्य प्रदेश में, ये जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है या इसी तरह की जो जनसंख्या नीति है, ये राज्यों में बनाई जाती है, बावजूद इसके हम जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कारगर ढंग से लागू हो रही है कि नहीं, या सिर्फ नीतियां बनाकर हम देखते हैं या इसे लागू नहीं कर पा रहे हैं? नहीं, देखिए, नीतियां एक सरकार निर्वाचित बना सकती है और असम सरकार पॉलिसी में इनके 2 से ज्यादा बच्चे को सरकारी नौकरी, वो निकाय चुनाव और लोगों के बीच में के लिए हमने हमारी, लेकिन देखिए उसका भी जो पॉलिसी में विश्वास वाले राजनीतिक दल, उन्होंने उस पॉलिसी और उस नीति को साथ में जोड़ दिया। जब जिस देश में बढ़ती जनसंख्या धर्म के साथ में जोड़, फिर उस देश में जनसंख्या के नियंत्रण करना काफी, मुझे खुशी है कि जो बैठे हुए हैं सुंदर तरीके से है, तो हम इलेक्शन है तो आगे आके मुस्लिम को भी इसको पड़ेगा कि भी जनसंख्या सिर्फ के लिए देश के लिए घातक है। अगर प्रति जनसंख्या पे नहीं देंगे, हमारा देश और हमारा भी विकास के पथ अगर आएगा। जी ठीक है प्रमोद जी, बढ़ती हुई जनसंख्या देश के लिए घातक है, ये सबको समझना चाहिए, ये आप बोल रहे हैं और सब लोग यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक जो राज्यों में जनसंख्या नीति लागू की गई है, जैसे असम हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, बाकी राज्य हो गए, इनमें कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन लगा हुआ है कि जब आप चुनाव लड़ने जाएंगे, नगर पालिका का चुनाव लड़ने जाएंगे तो आप उसके योग्य नहीं होंगे, आप जिला परिषद का चुनाव लड़ेंगे तो उसके योग्य नहीं होंगे, पंचायत का चुनाव लड़ेंगे तो आप उसके योग्य नहीं हैं। लेकिन इसमें ये कंडीशन क्यों? क्या आप विधानसभा और लोकसभा का चुनाव इसी शर्त पर लड़ सकते हैं?
क्या दूसरों के लिए भी ये लागू नहीं हो सकता है? सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए आप लोगों को डरा रहे हैं, तो इससे क्या आपको नहीं समझ में आता है कि ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कमजोर हो जाता है यहाँ पर नीति? नहीं नहीं, इसमें डराने की एक शुरुआत से की गई है। देश में अगर आम बने, सब राजनीतिक दल अगर तैयार हो, फिर इसको आप लोकसभा में भी लागू करते हैं। अब जैसे सरकारी ये निर्णय लिया कि 2 से ज्यादा नौकरी का लाभ नहीं मिलेगा, पॉलिसी बहुत अच्छी। तो ये आप हल्का नहीं, विधानसभा या लोकसभा, विधानसभा लोकसभा में अगर नीति सही है और उससे जनसंख्या नियंत्रण अगर अगर पड़ता है और आम सहमति देखिए, कोई भी नीति लाने के लिए हमें विधानसभा लोकसभा में पास करवाना पड़ता है, राज्यसभा में पास करवाना पड़ता है, विपक्षी दल की आवश्यकता पड़ती है। विपक्षी दल अपील बैंक की धर्म के साथ जब, और इस मुद्दे की विपक्ष नहीं। जी ठीक है, ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि विधानसभा और लोकसभा में अगर इसी तरह की नीति लागू की जाए तो काफ़ी मशक्कत करनी पड़ती है, विधेयक पास कराना, और उसमें काफ़ी समय लगता है, लेकिन शुरुआत आपने अच्छा की है। चलिए डॉक्टर इलियास के पास चलते हैं। डॉक्टर इलियास, इसी पर हमारा आपसे सवाल है कि जब इस तरह की जनसंख्या नीति, पॉपुलेशन पॉलिसी हम स्टेट में देखते हैं, राज्य में देखते हैं, तो बहुत ही निचले स्तर पर इसे लागू करने की कोशिश, हम इसे समझते हैं कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है, एक अच्छा कदम है, लेकिन आगे चलकर इसे बढ़ाया जाना चाहिए। आप क्या कहेंगे इस पर? क्या इससे वो कारगर साबित हो पा रहा है, ये जो नीति लागू की जा रही है राज्यों में? देखिए, आई वॉज द वन ऑफ द मेंबर फॉर पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ असम। जी, हमें भी असम का जो पॉपुलेशन पॉलिसी बना है, मैंने एक मेंबर था, मैंने भी वी हैव डिसाइडेड ऑल दिस थिंग व्हाट यू हैव टोल्ड ऑलरेडी। और असम में जो हम देखा है कि पॉपुलेशन ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, बट I want to say that in 2009 in Dhuburi the fertility rate was nearly to 4.5. It was 4.5. काफ़ी ज़्यादा। Now it come down to 2.6. मैं ये पॉपुलेशन पॉलिसी के वजह से नहीं है, लेकिन ये जो असम में जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसी लागू हुआ है, एंड गवर्नमेंट ऑफ असम relentlessly pursuing the population control policy, इसके वजह से क्या है, असम का पॉपुलेशन कमती हुआ है, और पॉपुलेशन पॉलिसी की वजह से भी थोड़ा कमती हुआ है। जी, मैं समझता हूँ पॉपुलेशन पॉलिसी भी लागू करना चाहिए। और जो असम में एक पॉलिसी लागू हुआ है, यह है दैट इज चाइल्ड मैरिज एक्ट। यह बहुत अच्छा कदम है, असम गवर्नमेंट ने लागू किया है। आई वॉज वन ऑफ द चेयरमैन फॉर द पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ indigenous Muslim. We have submitted this population policy to the government of Assam, and we have given some suggestion to the government of Assam to do something to control the population of Assam. Particularly, we suggest the government of Assam to curb the child marriage, and I thanks the government of Assam जे असम में जो चाइल्ड मैरिज था, इसके अगेंस्ट में गवर्नमेंट ने जो पॉपुलेशन पॉलिसी लागू किया है,
इसके वजह से असम का पॉपुलेशन ये भविष्य में कमती हो जाएगा। जी और इसके साथ साथ वी हैव टू कंटिन्यू आवर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम among the population, and we have to do the awareness program throughout Assam, particularly in the short support areas. Apart from, we must be concerned about the overall development of Assam. Overall development of Assam will lead to control of the populations. So I think our government in right way doing the right job for control of the populations. I feel in near future, even in non-indigenous Muslim population will adopt the family planning. Already they have adopted the family planning program, and their population will come down very soon. जी डॉक्टर इलियास ने काफ़ी महत्वपूर्ण बात असम के लिए कही है, और वो भी अध्ययन पर आधारित है, स्टडी पर आधारित है, उस पर बात करेंगे। प्रमोद स्वामी, कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ, मैं इलियास की बात में कुछ बातें जोड़ना चाहूँ कि जो चाइल्ड मैरिज, वो विशेषकर जो मुस्लिम समाज है, मुस्लिम समाज में छोटी बच्चों की शादी कर दी जाती है, और जब छोटी उम्र की कर दी जाती, छोटी उम्र में वो लोग है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि छोटी उम्र में बच्चियों की शादी नहीं करनी चाहिए। उससे भी आपको पॉपुलेशन भी इंक्रीज होती है। तो ये एक अवेयरनेस का भी विषय है, जहां समाज में एक अवेयरनेस की भी आवश्यकता है। नीति तो बनेगी, लेकिन अगर समाज में लोगों को जागरूक नहीं करेंगे, जो हमारे जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, जो हमारे जो बुद्धिजीवी है, मीडिया का भी इसमें रोल है। अगर हम लोगों को जागरूक नहीं करेंगे कि अगर बढ़ती जनसंख्या देश के लिए उचित नहीं है, तो फिर इस पे नियंत्रण करना काफी मुश्किल हो जाएगा। और एक समय देखिए आप, जो विश्व का विकसित देश अमेरिका है, उसकी पॉपुलेशन कितनी है? मात्र करीब 34 करोड़ है, और भारत जो है 142.86 करोड़ के आंकड़े पर पहुंच गया है। तो आप जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब सरकार एक नीति बनाती है और उस नीति के तहत हम लोग पॉपुलेशन पैटर्न के हिसाब से नीति बनाते हैं, लेकिन अगर जनसंख्या अगर बढ़ती जाएगी तो फिर वो जो हमारा जो बजट है वो लोगों के लिए कम हो जाएगा। तो फिर आप जो खाद्य उपलब्ध करवाना, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी, अगर लोग ज्यादा होंगे तो आप उनको प्रोवाइड करने में आपको परेशानी होगी, क्योंकि उससे आपका जो बजट है वो काफी बढ़ जाता है। तो अगर जनसंख्या नियंत्रण में हो तो वो उसका लाभ जो है देश की जनता को मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी का लाभ मिलेगा, एजुकेशन सेक्टर में लाभ मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट में लाभ मिलेगा, और देश जो है डेवलप नेशन की श्रेणी में देश आगे बढ़ने में देश को सहूलियत होगी। क्योंकि आप जो अमेरिका जो विश्व का विकसित देश है, क्योंकि वहां की पॉपुलेशन मात्र 34 करोड़ से भी कम है, तो एक तरफ 142 करोड़ और एक तरफ 34 करोड़, और उसके बाद में भी जो हमारा जो जमीन है, अगर अब जनसंख्या बढ़ेगी तो लोगों को रहने की सुविधा होगी, खेती की सुविधा होगी। तो ये सारी चीजें जो है ये इनके मद्देनजर रखते हुए देश को एक सशक्त जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता है, और ये कानून तभी देश में आ सकता है जब सारे दलों के बीच में आम सहमति बने। जी बिल्कुल। प्रमोद जी ने भी वही बातें कही कि देश में एक प्रभावी जनसंख्या नीति की ज़रूरत है। हालांकि असम सरकार ने जो काम किया है, इस पर डॉक्टर इलियास ने कहा कि काफ़ी बढ़िया काम किया है असम के लिए, और असम में 3 तरह के काम हो रहे हैं। एक तो जनसंख्या नियंत्रण का काम हो रहा है, टू चाइल्ड पॉलिसी है, और दूसरा जो है फैमिली प्लानिंग का काम हो रहा है, और तीसरा जो काम हो रहा है कि चाइल्ड मैरिज के खिलाफ में कार्रवाई हो रही है, और दूसरी तरफ जो गांव कस्बों के लोग हैं उन्हें रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है। तो असम सरकार इस पर आगे चल रही है। हम इस पर और बातें करेंगे आगे बढ़कर, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम बातचीत कर रहे हैं कि किस तरह से भारत की आबादी जो है वो नियंत्रण में हो, क्योंकि एक रिपोर्ट आई है संयुक्त राष्ट्र की। हालांकि ये आधिकारिक रिपोर्ट हम इसे भारत के लिए नहीं कह सकते, कम से कम, क्योंकि भारत में जो पिछली जनगणना हुई थी 2011 में हुई थी और उसके बाद से भारत में जनगणना नहीं हुई है। और इसीलिए भारत के लिहाज से ये रिपोर्ट अगर भारत की जनगणना हो जाती है तब काफ़ी मायने रखती है, लेकिन फिर भी अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने इस रिपोर्ट को जारी किया है और जनसंख्या जो है, जनसंख्या में वृद्धि दर जो है भारत के लिए एक चिंता की बात है। अशोक राय, जो बातें डॉक्टर इलियास ने कही कि किस तरह से इस पर असम में उन्होंने कहा कि धुबरी में एक समय ये जो असम की जो जनसंख्या नीति है, जो 2 चाइल्ड पॉलिसी है, जो पिछले दिनों हिमंत बिस्वा शर्मा सरकार ने लाई थी, जो प्रजनन दर था 4% या उससे ज़्यादा था, 4 था प्रति महिला का जो प्रजनन दर होता है पूरे लाइफ में, वो 4 था और वो घटकर 2.6 हो गया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसी तरह की स्टडी की हम उम्मीद रखते हैं कि अगर अब जिले में हो या गांव से इस तरह की रिपोर्ट आए तो इस पर नीतियां जो हैं वो कारगर तरह से लागू होगी। उन्होंने कहा कि असम में जो नीतियां लाई गई है, 2 चाइल्ड पॉलिसी है या फैमिली प्लानिंग की है या ये चाइल्ड मैरिज के खिलाफ, इस तरह के कदम को आप कारगर मानते हैं कि इस ओर ये जो कदम उठाए जा रहे हैं ये काफ़ी कारगर? जी देखिए, असम सरकार ने हाल फिलहाल में जो बाल विवाह के ऊपर जो कदम उठाए हैं इसको रोकथाम के लिए, वो बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए उनको जितनी भी साधुवाद दिया जाए वह कम है। और बहुत सारे कारण हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट या वृद्धि के लिए। उसमें गरीबी भी एक है, अशिक्षा है, धर्मांधता है, परिवार नियोजन का सुलभ सभी जगह नहीं होना, यह भी एक कारण है। और जैसा कि आप बता रहे थे कि पंचायत स्तर पर चुनाव खेलने से या उसे लड़ने से जो रोक लगाने की बात है, तो केवल पंचायत तक ही क्यों, मेरा तो ऐसा मानना है कि पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक रोक लगाई जानी चाहिए। और सख्ती के साथ जो राशन कार्ड है उस पर भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए कि जिनका भी 2 से अधिक अगर बच्चा होगा तो उन्हें जो है वो राशन कार्ड नहीं दी जाएगी, या उनका राशन कार्ड है भी तो कैंसिल किया जाएगा। तभी जाकर के जनसंख्या नियंत्रण पे हम काबू पा सकेंगे, नहीं तो फिर ये देश का जो है वह संसाधन जो है वह कम होता चला जाएगा। और कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि युवा शक्ति, तो युवा शक्ति को आप उसका उपयोग कहाँ करते हैं? जो लोग पढ़ लिख लिए हैं तो उनको अपनी योग्यता के अनुरूप तो काम मिलता है नहीं, वे लोग बेरोजगार बैठे रह जाते हैं या मजबूरन में जो मरता क्या नहीं करता, वो अपने मन के अनुपयुक्त काम करते हैं, किसी तरह अपना जीवन यापन कर रहे हैं। नतीजा क्या है? नतीजतन वे अभाव के दलदल में सारा जीवन यापन कर देते हैं। तो भारत को जो है एक पॉलिसी बनानी होगी कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, मानव संपदा है, उसका किस तरह से सदुपयोग किया जाए। केवल हम कहते हैं कि चाइना के पास जो है वो वृद्धों की संख्या अधिक है, हमारे पास जो है युवा वर्ग की संख्या अधिक है, तो ये भी देखना होगा कि चाइना में जो है लाइफ स्पेन बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ वो कम है। और क्षेत्रफल के हिसाब से भी भारत का जो क्षेत्रफल उससे 3 गुना ज़्यादा चाइना का है। तो चाइना की हम लोग पीड़ा को समझ सकते हो, क्योंकि 90 के दशक में वे जनसंख्या के आधार पर ही जो है वो आर्थिक प्रगति किए थे, परंतु आज हम लोग उस दौर को पार कर चुके हैं। आज जो है वो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का युग है। जो 10 आदमी काम करते हैं उसको एक कंप्यूटर बैठा बैठा कर सकता है। जैसे हम लोगों को कहीं खोदना हो या घर को गिराना हो तो पहले हम लोग मैनुअल लेबर लगाते थे, अभी जेसीबी लगा देते तो 2 मिनट में जो है वो 2 घंटे का काम पूरा हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना होगा और साथ ही साथ हमें एक मानव संपदा को इस तरह से विकसित करना होगा जिसका सीधा सीधा प्रभाव देश पे पड़े, राज्य पे पड़े, हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़े, तभी देश का चहुमुखी विकास संभव हो पाएगा। जी, यहाँ जो भी बातें हो रही है जनसंख्या को ध्यान में रख के हमें लगता है कि काफ़ी सकारात्मक है और डॉक्टर इलियास ने भी इस ओर इशारा किया था कि किस तरह से इस पर पार पाया जा सकता है इस समस्या से। तो डॉक्टर इलियास के पास एक बार फिर जाते हैं। डॉक्टर इलियास, आपने असम सरकार की कई अच्छी बातें कही और ये भी जानकारी में होना चाहिए कि असम सरकार ने कई स्कीम चला रखा है जो गांव के लोगों को रोजगार देता है और भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत का भी स्कीम चला रखा है। अशोक राय ये कह रहे थे कि जो हमारे पास सरप्लस पॉपुलेशन है, जिसका हम कई बार खुशी भी मनाते हैं कि हमारे पास युवाओं की आबादी ज़्यादा है, उन युवाओं को कहाँ लगाया जाए, किस तरह से लगाया जाए। अभी जो हो रहा है, केंद्र जो कदम उठा रहा है, राज्य सरकार जो कदम उठा रहे,
आप क्या वो पर्याप्त हैं, इसमें आप क्या सुझाव देना चाहते हैं? देखिए, we have lot of human resources. We must utilize these human resources. Otherwise, it will be very difficult to cope up with the situation which will arise because of this unemployment. इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि असम में, पार्टिकुलरली इन असम में, इंडस्ट्री ज़्यादा होना चाहिए. इंडस्ट्रियलाइजेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नंबर वन. नंबर टू, apart from Assam can develop the agricultural industry, because primarily Assam is an agricultural state, and we can develop our agricultural industry, so can utilize our young population in the development of our agriculture, along with the other industry will develop which is related with the agriculture. So I used to say that we must concern our effort to develop our agriculture, and accordingly we have to develop agriculture as an industry for Assam, and we can reduce the unemployment problem by if we concern with the agriculture and we develop the agriculture as an industry. जी, जो सुझाव डॉक्टर इलियास दे रहे हैं, हमें लगता है कि वो काफ़ी उम्दा सुझाव है और इस पर सरकार काम भी कर रही है. प्रमोद स्वामी जी, हमारे पास समय कम है, लेकिन ये आखिरी आपकी टिप्पणी होगी. कई बार सरकार जो छोटी छोटी समस्या है उसमें उलझी रहती है. कई बार हम देखते हैं कि आंदोलन हो रहा होता है, कई बार जनजातीकरण की मांग होती है, कई बार असम एकॉर्ड की मांग होती है, कई बार कोई अपना दूसरा मुद्दा लेकर सामने होता है. तो इस तरह से सरकार को कई समस्याओं से गुजरना होता है. ऐसे में एक इफ़ेक्टिव पॉलिसी को लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण होता है सरकार के लिए? क्या इन सब चुनौतियों को देखते हुए भी सरकार वो कर पा रही है जो जनसंख्या नीति को सही ढंग से लागू कर पाए? नहीं, अभी आज की जो चर्चा हुई इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि आसाम जो सरकार है डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा जी के नेतृत्व में 2 चाइल्ड पॉलिसी लेके आई, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बहुत अच्छा काम किया. उसके बाद में जो चाइल्ड मैरिज के ऊपर में हमने जो कदम उठाए हैं वो भी अपनी दिशा में बहुत अच्छे कदम है. भारत सरकार जो है 80 करोड़ लोगों को मुफ्त सिर्फ खाद्यान्न फूड जो है प्रोवाइड करवा रही है, जबकि अमेरिका की जो पॉपुलेशन है वही करीब 34 करोड़ है और हम तो 80 करोड़ लोगों को मुफ्त सिर्फ खाना दे रहे हैं, फूड दे रहे हैं. तो ये और इसके पहले भी जो जिक्र किया कि जो हमारी जो युवा शक्ति है, अशोक जी ने कहा युवा शक्ति का सदुपयोग होना चाहिए. तो उसके लिए जो हमारी जो सरकार है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में स्किल डेवलपमेंट के बहुत से कार्यक्रम चल रहे हैं. MSME सेक्टर में कार्यक्रम चल रहे हैं. मुद्रा योजना के तहत लोगों को लोन दिया जा रहा है. तो नीतियां बन रही है, लेकिन जो विस्फोटक जनसंख्या की स्थिति है उस विस्फोटक जनसंख्या की स्थिति में 140 करोड़ से अगर पार अगर जनसंख्या हो जाए तो फिर नीतियां तो बनती है, लेकिन नीतियां तो एक बजट के आधार पर नीतियां बनती है. तो सरकार का एक बजट होता है और उस बजट के आधार पर नीतियां बनती है. लेकिन अगर जनसंख्या इसी तरह से बढ़ती चली जाएगी तो फिर नीतियां बनेंगी, लेकिन लोगों तक उस नीतियों का सही लाभ जो है 140 करोड़ तक अगर आप पहुंचाने की कोशिश करेंगे तो फिर वो अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती होगी. आज आप देखिए हमारा जो पड़ोसी देश है श्रीलंका, वहां की हालत क्या हुई? वहां की हालत जो है इकोनॉमी हालत एकदम कोलैप्स कर गई. कोलैप्स करने का क्या कारण था कि जो वहां की सरकारों ने भी बेनिफिशियरी नीतियां बनाई, लेकिन कहीं ना कहीं वो लोग भी जनसंख्या पे उस तरह से नियंत्रण नहीं कर पाए. तो आज अगर देश की बढ़ती जनसंख्या पर अगर हम भी नियंत्रण नहीं कर पाएंगे और इसी तरह जनसंख्या अगर बढ़ती चली जाएगी तो फिर आप ये बेनिफिशियरी स्कीम आप कितने लोगों को देंगे, कितने दिन तक आप देंगे? ये भी एक सवाल जो है वो देश के सामने आज खड़ा है, क्योंकि ये जो फ्री बिजली, फ्री पानी, ये जो कल्चर जो देश में आ रहा है, ये कल्चर कहीं ना कहीं हमें आने वाले समय में देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी करने वाला है. हाँ, सारी कोई भी सरकार हो वो लोक लुभावने वादे करती है, लोक लुभावने वादे करके, क्योंकि लोक लुभावने वादों के द्वारा ही आप सत्ता में रह सकते हैं. लेकिन बढ़ती जनसंख्या
और इस तरह की जो हमारा जो बजट है उसके अनुसार जो नीति बनाना और उस नीति का उपयोग जो है समाज के हित में, राष्ट्र के हित में और एक लंबी पॉलिसी के तहत जो आज हम आजादी के 75वें अमृत काल का हम महोत्सव अब बना रहे हैं, तो ऐसे समय में सारे देशवासियों के सामने एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज की जो आपने जो चर्चा रखी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सकारात्मक चर्चा है कि सारे राजनीतिक दल और सारे लोग मिलकर इसके ऊपर विचार करें और इस चीज को कम से कम मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि इसको धर्म से न जोड़ें। धर्म से अगर जब हम ऐसी चीजों को जोड़ने लग जाते हैं तो जो अत्यधिक जो धर्मांधता है वो हमें अंधकार की तरफ ले जाती है। आइए अंधकार से हम प्रकाश की तरफ चलें और देश को हम एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जनसंख्या जो चुनौती है, उस चुनौती के ऊपर नियंत्रण पाने के लिए हमें जनता के सहयोग की भी आवश्यकता है। और जनता अगर एक बार निर्णय ले ले कि हम सरकार को सहयोग करेंगे और लोग अगर निर्णय लेंगे कि हम इस जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हम सरकार को सहयोग करेंगे, तो फिर कोई भी ऐसी समस्या नहीं है जिसका हम समाधान नहीं कर सकते। कौन कहता है आसमां में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, इस पर सभी को पत्थर जो है तबीयत से उछालने पड़ेंगे। प्रमोद जी, हमें लगता है आपकी टिप्पणी के बाद अब हमारे पास समय नहीं बचा है, लेकिन जाते जाते एक सवाल ये भी आता है हम सब देशवासियों के मन में कि अभी तक जो जनगणना नहीं हुई है, अगर जनगणना हुई होती तो ये पता चलता कि कहाँ पर कमियाँ हैं और कहाँ काम करने की ज़रूरत है। तो लोगों को उम्मीदें हैं सरकार से, और जनसंख्या एक जो प्रभावी जनसंख्या नीति है इसको लेकर उम्मीदें हैं। बहरहाल ये जो चर्चा है काफ़ी सार्थक रही। आप सबका इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।